चाचा भतीजा की इस पावर गेम को लेकर जिस तरीके से समर्थन सबसे मजबूत साबित करने की चुनौती बनी हुई है, वहीं वर्तमान स्थिति में देखिए 40 एमएलए के समर्थन का ये जो अजीत पवार दावा कर रहे हैं, ये बाजी आखिर पलटेगी कैसे? एनसीपी नेताओं को बेहतर सियासी भविष्य दिखाने की ये कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन इस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि शरद पवार जिस सेंटिमेंट के साथ अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, शरद पवार इस पावर में जिस तरीके से पब्लिक के बीच है, वहां भतीजे ने पार्टी तोड़ी है। ऐसे में नेताओं को भावनात्मक रूप से जिस तरीके से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आने वाले वक्त में क्या सीधा असर देखने को मिल सकता है? यही बड़ा सवाल इसलिए भी किया गया क्योंकि इस पूरे पावर गेम में बीजेपी किस तरीके से मजबूत होने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां एनसीपी में फूट के साथ विपक्षी एकता को जिस तरीके से ये बड़ा झटका लगा है, एंटी बीजेपी फ्रंट की इंजीनियरिंग पर ब्रेक लगा दी गई है। वहीं 2024 के लिहाज से ये पूरा पहलू समझना जरूरी है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए खेमा जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की रणनीति पर बीजेपी को जिस तरीके से मजबूती मिलती नजर आ रही है, उस लिहाज से भी यह चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि आखिर क्या समीकरण बैठाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और पवार कांड से कैसे बीजेपी मजबूत हो रही है। समीर सर, सीधा सवाल, बीजेपी यहां पर किस तरीके से कोशिश करती आई है खुद को मजबूत साबित करने की? इसीलिए मैंने यह सवाल किया था कि आखिर देवेंद्र फडणवीस, उनकी जो बड़ी भूमिका अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में रही है, वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है। वहाँ एक व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं ले सकता। जैसे अजित पवार ने अपनी पार्टी के सारे निर्णय ले सकते हैं या एकनाथ शिंदे अभी जो शिवसेना है उनके पास उसका सारा निर्णय ले सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस अकेले निर्णय महाराष्ट्र को लेकर नहीं ले सकते हैं। उन्हें किसी भी निर्णय के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति लेनी होगी और जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ होगा वह केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति के बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने उसको लागू किया होगा। तो मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस के लिए अगर ये माना जा रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे इसकी संभावना बेहद कम लगती है। पार्टी को अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना होता तो एकनाथ शिंदे के 40 विधायक के समक्ष बीजेपी के 105 विधायक थे, उसी समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते। मुख्यमंत्री न बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी रणनीति रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनका प्रमुख काम अभी विपक्ष को तोड़ने का रहेगा। 2024 से भारतीय जनता पार्टी को 48 में से 47 सीटें दिलवाने का टारगेट है और उसके बाद अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार महाराष्ट्र विधानसभा में लाने का चतुर्वेदी सर, टारगेट लेके क्या आप महाराष्ट्र की राजनीति को जिस लिहाज से अच्छे से समझते हैं, यहाँ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तालमेल को लेकर जिस तरीके से खबरें आई और संजय राउत का यह कहना कि ये ट्रिपल इंजन नहीं बल्कि पहला इंजन क्योंकि फेल हो रहा है, ऐसे में इस बयानबाजी को देखते हुए हकीकत को कैसे आप परख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा अभी एकनाथ शिंदे के लिए है। उनको कभी भी डंप किया जा सकता है क्योंकि उनकी जो छवि, जो उनकी नैतिक छवि शिवसेना के सामने बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी है। इसलिए इसमें अजीत दादा के मुझे अभी काफी चांसेस लग रहे हैं क्योंकि अगर अजीत दादा 40 विधायकों में से अपनी शक्ति बना के लाते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा इनाम देगी, जबकि एकनाथ शिंदे जिनका उपयोग हो चुका है और जिनके विधायकों को अब मंत्री भी नहीं बनाया गया है, तो इस स्थिति में एकनाथ शिंदे को यह संदेश भारतीय जनता पार्टी ने जरूर दिया गया कि आपको 1 साल का जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री पद दिया था उसके बाद में हम ये, यानी बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लाते हुए एक बड़ी इनसिक्योरिटी एकनाथ शिंदे को दे दी है। इसीलिए अब आगे उनका क्या रुख रहता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी क्योंकि महाराष्ट्र पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है जहां वित्त या राजस्व मंत्रालय अजीत पवार को मिल सकता है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। हालांकि महिला बाल विकास मंत्रालय अदिति तटकरे को मिल सकता है और हसन मुशर्रफ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में किस तरीके से शपथ ग्रहण होने के बाद किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, इस पर तो सबकी नजर थी, लेकिन बड़ी खबर इस बीच यहां पर सामने आ रही है और इंफॉर्मेशन वॉल पर भी इस बारे में अब डिटेल आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से अब जल्द ही बड़े फैसले हो सकते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि शिंदे सरकार में अब एनसीपी के कोटे में कौन कौन से मंत्रालय आएंगे? समीर सर, देखिए, मुझे लग रहा है अजित पवार बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री बन के गए तो ऐसा लगता है और 40 विधायक समर्थन का दावा करते हैं, तो मुझे लग रहा है पहले भी वित्त मंत्री अजित पवार रह चुके हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस का बहुत फेवरेट विभाग रहा है, वित्त के अच्छे जानकार है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। बाकी विधायकों को भी, जो मंत्री बने उनको भी मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन जो विधायक साथ में जाएंगे वो खाली विधायक बन के नहीं जाएंगे, उन्हें भी किसी आयोग में या किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा या कहीं एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अजित पवार के 40 विधायक और एकनाथ शिंदे के 40 विधायक जो मंत्री नहीं बन पाते हैं, ऐसे बहुसंख्यक विधायकों को कैसे एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ये सत्ता के लालच में आए हुए एकनाथ शिंदे के विधायक हैं। अगर इन्हें एक साल तक कुछ नहीं दिया गया तो मुझे लगता है ये वापस शिवसेना का रुख कर सकते हैं, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इन्हें कैसे एडजस्ट किया जाता है यह देखने की बात होगी, इसमें देवेंद्र फडणवीस क्या रणनीति अपनाते हैं और कैसे एकनाथ बहुत ही शिंदे स्ट्रैटेजिकल मूव होगा सर, इसीलिए सरकार में अजीत की कितनी पावर होगी ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और जाने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर भी डिटेल, क्योंकि किन मंत्रालयों के मिलने की संभावना यहां पर है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय और साथ ही इसके साथ साथ आपको बता दें खेलकूद और युवा कल्याण मंत्रालय के साथ साथ खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय, पिछड़ा और बहुजन कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, आपदा प्रबंधन मंत्रालय और पशु संवर्धन विभाग को लेकर जिस तरीके से ये बड़ी खबरें आ रही है, ऐसे में देखना यही होगा कि किस तरीके से चतुर्वेदी सर मंत्रालयों को लेकर सहमति बन पाती है। मुझे लगता है कि मंत्रालय ये जो इनको दिए जा रहे हैं ये बड़े कमाऊ मंत्रालय नहीं है। तो ये अगर आप मत्स्य और ये जो है ये कोंकणी इलाके में और ये वाले इलाके में है, लेकिन वित्त मंत्रालय में अजीत दादा की बड़ी महारत हासिल है। वो एक अच्छे प्रबंधक है, अर्थशास्त्र को समझते हैं और किसानों के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को भी अपना एड्रेस करना चाहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके लिए आवंटन होता है और अजीत दादा का जो अनुभव है उसका अगर वो लाभ लिया जाता है, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने के में कामयाब हो जाएगी कि हम योग्यता के अनुसार मंत्रियों को उनका स्थान दे रहे हैं। और एक और भी बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में एक भी महिला का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और मुस्लिम का भी प्रतिनिधित्व नहीं था। तो अजीत दादा के आने से महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और साथ ही साथ हसन मुश्रीफ के कारण अल्पसंख्यकों को भी वो होगा। तो इससे एक भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के का सामाजिक बेस जो है वो बढ़ेगा और उनके लिए ये एक शुभ संकेत होगा, क्योंकि अभी तक जो मंत्रिमंडल था वो बड़ा कामकाज जो था वो केवल उनका अधूरा रहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ऐसे में देखना यही होगा कि मंत्रालयों को लेकर अगर ये सारे मंत्रालय अजीत पवार के पास आते हैं तो पावर के लिहाज से वो कितने मजबूत हो जाएंगे और ऐसे में बीजेपी को कितना फायदा होगा।